अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये फर्स्ट कंपोज हुई थी 1802 को और पब्लिश हुई थी 1807 को। ये एक क्रिटिसिज्म है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर, या उस टाइम के जो लोग थे या आजकल के जो लोग हैं उनका ये जो मटीरियलिज्म है इस पर क्रिटिसिज्म है। दोस्तों, हमें पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट ऑफ नेचर है, तो उनके मुताबिक जो लोग नेचर को नेग्लेक्ट करते जा रहे थे और सिर्फ पैसा कमाने में और पैसा खर्च करने में लगे हुए थे, तो उस पर वो तनकीद करता है। यहाँ पे जो टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यहाँ पे ये जो टू है ये एक नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है। यानी अगर इसको हम सो के साथ रिप्लेस कर दे तो सो जो है वो एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। यानी ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमें लगता है कि कोई चीज़ हमें वो नेगेटिव तरीके से कंज्यूम कर रही है, नेगेटिव तरीके से हम उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम टू को यूज़ करते हैं। तो जो टू मच यानी जो टू का एडवर्ब है ये हम ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम नेगेटिविटी को शो करते हैं। अब सबसे पहली लाइन, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है पोएट कि people are overly concerned with material things both now and in the past। यानी लोग जो थे वो पहले भी दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, दुनिया की चीज़ों के साथ, दुनिया की लग्जरीज़ के साथ, दुनिया को हासिल करने के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न था उनका। उसको बहुत ज़्यादा वो लोग चाहते थे कि वो दुनिया की हर एक आसाइश को हासिल करें। नेचर को छोड़कर वो बस मटेरियल्स, बिल्डिंग्स, क्लॉथ्स, फूड, इस पर तवज्जो देते थे। तो कहता है कि दुनिया में पहले भी लोग थे वो भी इस तरह के थे, और अब भी जो लोग हैं वो भी इसी तरह के हैं, और आने वाली जो जनरेशन्स है वो भी इसी तरह दुनिया के साथ इन्वॉल्व होगी, जो कि बज़ाते ख़ुद में एक गलत बात है, एक ऐसी बात है कि जिसको हमें तर्क करना चाहिए। सेकेंड लाइन में कहता है गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, यानी वी वेस्ट आवर एनर्जी ऑन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। यानी हम अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो तवानाई है, उसको सिर्फ इस चीज़ में लगाते हैं कि हम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और महीने के एंड में हमें उसका वेज मिलता है, या कहीं कहीं पे उसका जो वीकली वेज है वो मिलता है। तो कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम इसी भाग दौड़ में होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा आशाइशें वो ढूंढे। यानी अगर हम पैसे जमा करेंगे तो उसको कहीं पे लगाएंगे, पैसे अर्न करेंगे तो उसको कहीं पे लगाएंगे। तो ये कह रहा है कि जितने ज़्यादा पैसे हम अर्न करेंगे तो उतने ज़्यादा हम लगाएंगे, तो इससे हमारी एनर्जी जो है या जो हमारी पावर्स है वो ख़त्म होती जाएगी। और वो ये कहता है कि फिर हमारे पास नेचर को एंजॉय करने का, नेचर को फील करने का, नेचर के साथ बॉन्ड बनाने का कोई भी वक्त नहीं होगा, क्योंकि सारा वक्त तो हमारा इसी में चला जाता है कि हम पैसे जमा करें, पैसे कमाएं और फिर उसको खर्च करें। थर्ड लाइन में है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। यहाँ पे ये कहता है वी नो लॉन्गर फील कनेक्टेड टू नेचर, यानी नेचर जो है हमें वो अब अपनी नहीं लगती। कोई चीज़ जिससे हम ज़्यादा दूर होते हैं तो वो हमें थोड़ी नज़र आती है। तो यहाँ पे ये कहता है कि हम नेचर से इतना दूर हो गए हैं कि नेचर अब हमें अपनी लगती ही नहीं है, हम उसे देखते ही नहीं हैं। नेचर क्या है? लैंडस्केप जाना, रिमोट एरियाज़ जाना, माउंटेनियस एरियाज़ में जाना, हाइकिंग करना, स्कीइंग करना, सनसेट देखना, सनराइज़ देखना, विलेज या रूरल लाइफ को एंजॉय करना। तो वो कहता है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम फंस गए हैं। ये एक ऐसा वर्ल्ड है कि जहाँ पे लोग बस सिर्फ पैसा खर्च करना, पैसा जमा करना, पैसा कमाना, उसमें लगे हुए हैं। तो नेचर जो है वो एक ब्लेसिंग है और हम इस ब्लेसिंग से महरूम होते जा रहे हैं। अगर हम देखते भी हैं तो गलती से या तो बस से कहीं पे नज़र पड़ गई या सबवे स्टेशन पर कहीं पर नज़र पड़ गई, कहीं एक आधी झलक की नेचर की, वही हम देख लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम बाय विल नेचर को नहीं देखते। फिर वो कहता है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। वो कहता है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, यानी
we have traded our hearts, our deep emotions for something dirty and worthless. यहाँ पे जो sordid boon है ये ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि sordid जो है वो dirty को कहते हैं, immoral को कहते हैं, और boon कहा जाता है blessing को या trade को। तो कहता है कि हमने अपना जो दिल है या अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो ख़यालात है, अपनी जो इमोशंस है, उनका हमने सौदा कर दिया है। और सौदा किसके साथ किया है? इस दुनिया के साथ किया है, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के साथ किया है। और हमने अपने जितने भी ख़यालात हैं वो गिरवी रखवा दिए हैं। किस लिए? ताकि पैसा जमा करें और पैसा खर्च करें। The sea that bears her bosom to the moon. The sea reveals itself to the moon, showing natural beauty and openness. अब हमने अक्सर देखा होगा कि जब चाँद पूरा हो जाता है तो चाँद के पूरा होने के साथ जो सी है, समंदर है, उसमें मद जज़र आता है। यानी समंदर की जो लहरें हैं वो चाँद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ज़्यादा होने लगती है, और चाँद का जो तासुर है या चाँद की जो अक्स है वो हमें उस पानी में नज़र आता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जब चाँद और समंदर अपना एक ताल्लुक़ बना रहे हो। अब यहाँ पे ये एक इंटीमेट रिलेशन की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बेयर्स हर बॉजम टू द मून, यानी अपना जो चेस्ट है वो ओपन करती है। यानी यहाँ पे एक तरह से वो उसको इनवाइट करती है कि आओ मेरे साथ एक रिलेशन में बन जाओ। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब चाँद पूरा हो जाए, यानी 14वीं का चाँद हो, तो ऐसा लगता है कि जो लहरें हैं वो चाँद को अपनी तरफ बुला रही हैं। यहाँ पे वो एक प्रॉपर एक पैनोरामिक सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक पैनोरामा क्रिएट करता है कि कितना खूबसूरत लगता होगा कि जब मज़ो जज़र हो और रात का वक्त हो, चाँद नज़र आ रहा हो और चाँद की रोशनी वो नीचे सी में पड़ रही हो और उसका अक्स नज़र आ रहा हो। द विंड दैट विल बी ब्लोइंग एट ऑल आवर्स। फिर वो कहता है द वाइल्ड विंड्स आर कॉन्स्टेंटली ब्लोइंग फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। कहते हैं और दिन में देखा जाए तो ये हाउलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के चलने से जो आवाज़ पैदा होती है उसको कहा जाता है कि सारा दिन अभी जो हवाएं हैं ये चल रही हैं और बहुत तेज़ चल रही हैं। ये बात हो रही है रूरल एरियाज़ की कि वहाँ पे हवा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दरख्त वगैरह होते हैं। तो जहाँ पे दरख्त वगैरह होते हैं वहाँ पे हवा ज़्यादा अच्छी चलती है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और अब हवा जो है वो थम गई है और ऐसे लगता है कि जो गुलाब के जो पंखुड़ियाँ हैं वो शाम को बंद हो जाती है, उसी तरह हवा भी वो बिल्कुल सुकून से हो गई है। यानी बट नाउ दे सीम काम एंड अस्लीप लाइक फ्लावर्स एट नाइट। जिस तरह जो पौधे हैं गुलाब के पौधे, उसमें जब शाम होती है तो गुलाब जो है वो बंद हो जाता है, उसी तरह ये भी है। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इसके लिए या ऊपर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सारों के लिए हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। अब अल्फाज हमारे पास तब नहीं होते या तो हम किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, या तब नहीं होते जब हम बिल्कुल लगाव ही नहीं रखते। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन चीज़ों के साथ कोई लगाव ही नहीं है, और लगाव नहीं है इसी वजह से हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे पास इसके रिलेटेड कोई अल्फाज ही नहीं है, यानी हमारे लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखते कि समंदर कितना खूबसूरत लग रहा है, हवाएं किस तरह चल रही हैं, या फूलों का जो मूवमेंट है वो किस तरह है। तो इनके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं है। इसी वजह से वो कहता है कि अगर ताल्लुक़ ही नहीं है तो फिर क्या, कोई किस तरह भी लगे हमें उससे क्या होना चाहिए। फिर वो कहता है इट मूव्स अस नॉट। चाहे जिस तरह का भी मौसम हो, चाहे जिस तरह की हवा चले, जिस तरह की ब्यूटी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी चीज़ हो वो हमें हिला नहीं सकती, यानी हमारे इमोशंस को जगा नहीं सकती, हमारा इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। ये हमारे सेंटिमेंट्स को वापस से बढ़ा नहीं सकती। यहाँ पे ये जो इट मूव्स अस नॉट है ये हाइपरबोल है। यहाँ पे एग्जैजरेशन वो पोइट कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब कुछ नहीं हो सकता। ग्रेट गॉड आईड रादर बी। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रेट गॉड है
ये एपोस्ट्रोफी है। अब किस तरह एपोस्ट्रोफी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इमोशनल एड्रेस हो रहा है, यानी वो गॉड को अब एड्रेस कर रहा है और उसे पता है कि गॉड की तरफ से रिप्लाई नहीं आना, लेकिन फिर वो क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। तो ये क्या है, ये एपोस्ट्रोफी है। अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉन, सकल्ड कहा जाता है नशोनुमा पाना, ग्रो अप होना। तो अब ये जो पोइट है ये बिल्कुल अचानक से शिफ्ट हो गया है, इसकी टोन शिफ्ट हो गई है, इसको वोल्टा कहा जाता है। अब वोल्टा किसे कहते हैं कि जब पाइवोटल शिफ्ट आ जाता है थॉट्स में, सेंटिमेंट्स में या आर्ग्यूमेंट्स में। तो अब देखा जाए तो अचानक से इसका जो मूड है, इसका जो टोन है वो चेंज हो गया है। अब ये गॉड को पुकारता है और कहता है कि इससे अच्छा होता कि मैं एक ऐसी नस्ल में पैदा हुआ होता, एक ऐसी ज़ात में पैदा हुआ होता कि जिसका नाम व निशान न होता, यानी मैं एक ऐसी जगह पे नशोनुमा पाता कि जो ख़त्म हो चुकी हो, जिसके रिवायात, जिसके तौर तरीके, जिसका सकाफ़त अब किसी काम का न हो। सो माइट आए, तो फिर शायद मैं, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, ली कहा जाता है मैदान को, ग्रासलैंड को। तो कहता है शायद फिर मैं इस खूबसूरत, इस खुशगवार खेती वाली जगह पे, इस खुशगवार घास वाली जगह पे खड़ा होता। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, तो मुझे कुछ किस्म के नज़ारे नज़र आते, ऐसे नज़ारे कि जो मुझे थोड़ा कम मायूस, थोड़ा कम खफा और थोड़ा कम अकेला बनाते, यानी मेरी मायूसी को कम करते, मैं जो अकेला होता मेरी अकेलेपन को दूर करते और मुझे कम खफा करते। हैव ग्लिम्पसेस ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और वो नज़ारे क्या होते, वो ये होते कि प्रोटियस जो है, जो कि सी गॉड है, वो समंदर से निकल रहा होता और मैं उसको देख रहा होता। फिर कहता है और हियर ओल्ड ट्रीटॉन ब्लो हिज रेड हॉर्न। अब ये जो रेड हॉर्न है, रेड कहा जाता है बेंड को, जिसको शंख कहा जाता है, तो मुड़ा हुआ शंख, ये रीत हॉर्न। तो वो कहता है कि या मैं देखता कि जो ओल्ड ट्रीटॉन है, अभी जो ट्रीटॉन है ये भी हमारे पास एक डमी गॉड है, यानी एक माइनर सी गॉड है, कि वो अपना शंख बजाता। अब ये शंख किस लिए बजाते हैं, क्योंकि अगर कोई तूफ़ान वगैरह आ जाए तो अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी ये उनको काम करने के लिए इस तरह के शंख बजाते थे। तो यहाँ पे ये जो इमेजरी आपको बताई गई है ये इस तरह है कि वो पुराने जितनी भी ग्रीक मैथोलॉजीज़ हैं उनको वापस से रिमाइंड करने की, रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जस्ट वो लेमेंट कर रहा है इंडस्ट्रियलिज़म को, कि किस तरह वो ह्यूमन नेचर को खा रही है, ह्यूमन ब्रेन को वो कंज्यूम कर रही है। अच्छा, एक और बात इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड, ये एक 14 लाइन सोनेट है और जिसका स्ट्रक्चर ABBA CD है, और इसमें फर्स्ट 8 लाइंस में हमें एक मसला या प्रॉब्लम बताई जाती है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन या सजेशन या कंक्लूजन बताई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।